आधी रात के समय बोइंग 747-230B विमान 246 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स को लिए पैसिफिक ओशियन के रास्ते आराम से सियोल की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी सोवियत कमांडर्स उस पर मिसाइल से हमला कर देते हैं और इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाते उनके साथ हो क्या रहा है, प्लेन क्रैश होकर समंदर में गिर जाता है और इसमें मौजूद सभी पैसेंजर्स व क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। ये दर्दनाक कहानी है कोरियन एयरप्लेन फ्लाइट 007 की। तो यह हादसा क्यों हुआ, इसके होने के पीछे गलती किसकी थी और आखिर क्या दुश्मनी थी कि सोवियत कमांडर्स ने 269 मासूम लोगों की जान ले ली। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट बनाने में हमें बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगता है और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे ही काम करने का एनकरेजमेंट मिलता है। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इकतीस अगस्त 1983 की वो रात 246 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स एक कोरियन एयरप्लेन फ्लाइट 007 पर सवार होते हैं। इस फ्लाइट को न्यूयॉर्क के कैनेडी एयरपोर्ट से साउथ कोरिया के सियोल में गिम्पो एयरपोर्ट तक के लिए उड़ान भरनी थी। इनमें मौजूद पैसेंजर्स में से ज्यादातर कोरियंस थे, साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स, जापानीज, फिलीपींस और ताइवान जैसे कई देशों के और भी पैसेंजर शामिल थे। अब फ्लाइट 007 को वैसे तो न्यूयॉर्क से डायरेक्ट सियोल के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन अलास्का के एंकरेज में उसे रिफ्यूलिंग के लिए रुकना था। इस फ्लाइट में इस्तेमाल होने वाला विमान बोइंग 747-230B उस समय के बहुत ही एडवांस्ड और सेफ प्लेन्स में से एक माना जाता था। इसने जनवरी 28, 1972 को पहली उड़ान भरी थी और उसके बाद का ट्रैक रिकॉर्ड इसका काफी ठीक था। फ्लाइट की कमांड 45 साल के कैप्टन चुन बेओंग इन के हाथों में थी, जिन्हें 10,627 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इस पर्टिकुलर रूट पर वो पिछले 5 सालों से उड़ान भर रहे थे। इसीलिए उनके लिए यहां कुछ भी नया या अनजान नहीं था। इनके साथ केबिन में 47 साल के फर्स्ट ऑफिसर सन डोंग हुई भी मौजूद थे, जिनके पास टोटल 8,917 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। साथ ही प्लेन में मौजूद 31 साल के फ्लाइट इंजीनियर किम यूई डोंग के पास टोटल 4,012 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इस रात प्लेन का रूट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशियन यानी पैसिफिक ओशियन के ऊपर से था, जो नॉर्थ पैसिफिक के 5 प्री डिफाइंड रूट्स में से सबसे उत्तर वाला है। इस रूट को रोमियो 20 कहा जाता है और एयरप्लेन्स भी इसे खूब पसंद करते हैं, क्योंकि ये ओशियन क्रॉस करने वाला सबसे छोटा रूट है। इस रूट पर 10 वे पॉइंट्स हैं, जिनके कोऑर्डिनेट्स को पायलट्स प्लेन के ऑन बोर्ड कंप्यूटर, जिसे INS या इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम कहते हैं, उसमें प्रोग्राम कर लेते हैं। अपने रूट को INS में लोड करने के लिए को पायलट हर कोऑर्डिनेट को फ्लाइट प्लेन की प्रिंटेड कॉपी से रीड करते हैं और कैप्टन उन्हें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम में एंटर करते जाते हैं। इस फ्लाइट में पायलट्स कोऑर्डिनेट्स को एंटर करते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहे थे, क्योंकि जरा सी चूक उन्हें अपने रास्ते से भटका सकती थी। असल में रोमियो 20 रूट सोवियत रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था और उन दिनों कोल्ड वॉर टेंशंस के चलते सोवियत यूनियंस ने अपने एयर स्पेस में किसी भी प्लेन को एंटर करने से बैन किया हुआ था। साथ ही धमकी दी थी कि अगर किसी भी प्लेन ने उसके एरिया में एंटर किया तो वो उसे मार गिराएंगे। फ्लाइट 007 के पायलट इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, मगर इसके बाद भी उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसका खामियाजा मासूम पैसेंजर्स को भुगतना पड़ा। एनकरेज में रिफ्यूलिंग और सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद फ्लाइट 007 को रनवे पर पुश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है और फ्लाइट बिल्कुल अपने टाइम पर होती है।
जहां प्लान के मुताबिक अगले 8 घंटे में ये सियोल में लैंड करने वाली होती है। तो सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद सुबह के 5 बजे ये प्लेन एंकरेज से टेक ऑफ कर जाता है। और टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद ही एनकरेज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनसे कांटेक्ट करके कहता है कि वो पहले वे पॉइंट को स्किप करके सीधे दूसरे वे पॉइंट बैथल तक उड़ान लें, जो यहां से 600 किलोमीटर वेस्ट में है, क्योंकि ये एक शॉर्टकट है और ऐसा करने से उनका समय बचेगा। अब बैथल वे पॉइंट उनके नेविगेशन रूट्स की रेंज से बहुत दूर था। इसके बावजूद पायलट एटीसी की सलाह मान लेते हैं और प्लेन के ऑटो पायलट को स्टार्ट करके 245 डिग्री के एंगल पर उसे हेडिंग मोड में डाल देते हैं। यहां एक चीज हम आपको बता दें कि प्लेन जब नेविगेशन मोड पर होता है तो वो ऑटोमेटिकली आईएनएस में फीड किए हुए कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करता है, और क्योंकि पायलट ने उड़ान भरने से पहले हर एक वे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आईएनएस में फीड कर दिए थे, तो ऐसे उन्हें नेविगेशन मोड के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए था। मगर शॉर्टकट लेने के चक्कर में उन्हें एनएवी मोड से हेडिंग मोड पर स्विच करना पड़ा। अब हेडिंग मोड में भी प्लेन अपने आप आगे बढ़ता है, बस फर्क इतना है कि इस मोड में वो किसी कोऑर्डिनेट को फॉलो नहीं करता है, बल्कि पायलट उसको जिस एंगल से इस मोड में डालते हैं वो वैसे ही आगे बढ़ता जाता है। पायलट का प्लान था कि जब वो बैथल वे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो प्लेन को हेडिंग मोड से वापस नेविगेशन मोड में स्विच कर देंगे, जो कि एक बिल्कुल ठीक प्लान था। पर दिक्कत ये होती है कि पायलट ऐसा करना भूल जाते हैं। इस समय प्लेन की ऊंचाई 31,000 फीट होती है और वो बैथल को क्रॉस करते हुए उसी 245 डिग्री के एंगल पर नॉर्थ यानी कि सोवियत टेरिटरी की तरफ मुड़ता चला जाता है। इस तरह कुछ ही मिनट में फ्लाइट 007 इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हुए सोवियत एयर स्पेस में एंटर कर जाता है। वही एयर स्पेस जहां किसी भी देश के एयरक्राफ्ट के घुसने पर सख्त पाबंदी लगाई गई थी। उस दिन सोवियत सोल्जर्स बहुत ही पैनिक मोड में थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अपने एयर स्पेस के अंदर कैमचाटका पेनिनसुला के ईस्ट में घूमते हुए एक यूएस बायप्लेन को रडार पर डिटेक्ट किया था। ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने अपने एयर स्पेस में यूएस बायप्लेन को देखा, बल्कि वो कई हफ्तों से ऐसे जासूसी करते बायप्लेन को नोटिस कर चुके थे, और हाल ही में कई हाई रैंकिंग सोवियत कमांडर्स को सिर्फ इसलिए फायर किया गया था कि उन्होंने उन एयरक्राफ्ट्स को शूट क्यों नहीं किया। लेकिन इस रात फिर से बायप्लेन को डिटेक्ट करने के बाद कैमचाटका के कमांडर्स ने डिसाइड किया कि उनके साथ वो नहीं होगा जो बाकी के कमांडर्स के साथ हुआ, यानी वो इस जासूस प्लेन को किसी भी हाल में मार गिराएंगे। जब वो उस बायप्लेन को रडार पर खोज रहे होते हैं तो उसी समय उन्हें फ्लाइट 007 भी डिटेक्ट हो जाता है, और जैसे जैसे समय गुजरता है कोरियन एयरप्लेन फ्लाइट 007 कैमचाटका पेनिनसुला के पेट्रोपाव्लोव्स्क शहर की तरफ बढ़ता जाता है, जो सोवियत के लिए बहुत ही खास एरिया था, क्योंकि यहां बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी और इस जगह पर कई सारे मिलिट्री बेस और एयरफील्ड्स भी बने हुए थे। ऐसे में अगर यूएस का कोई जासूस प्लेन वहां से गुजरता है तो इससे उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। और अनफॉर्चुनेटली कोरियन एयरप्लेन फ्लाइट 007 अनजाने में यही गलती कर बैठते हैं। सोवियत कमांडर्स इस प्लेन पर नजर जमाए होते हैं और उसकी हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। कुछ समय बाद कैमचाटका के दूसरे सोवियत रडार इंस्टॉलेशन भी फ्लाइट 007 को डिटेक्ट कर लेता है और उसकी निगरानी करने लगता है। बाहर चल रही इन सारी एक्टिविटी के बारे में प्लेन के अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स या पैसेंजर्स को कोई खबर नहीं होती। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो पैसिफिक के ऊपर उड़ते हुए सोवियत के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर कर चुके हैं, और ना ही उन्हें इस बात की खबर होती है कि उनके राइट हैंड साइड में सिर्फ कुछ मिनट की दूरी पर अमेरिका का एक जासूस प्लेन है जिसे उन्होंने अभी अभी ओवरफ्लाई किया है।
सोवियत सोल्जर्स दोनों एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक कर रहे थे, जिसमें वो अमेरिकी बायप्लेन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये RC-135 है। लेकिन उन्हें इस बात पर हैरानी होती है कि दूसरा प्लेन इतना डेयरिंग है कि वो पेनिनसुला की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा था। साथ ही इसकी ऊंचाई और स्पीड भी कांस्टेंट है। इधर पायलट भी खतरे से अनजान टेंशन फ्री होकर जर्नी को एंजॉय कर रहे होते हैं। जब फ्लाइट 007 पेनिनसुला के काफी करीब पहुंच जाता है तो सोवियत कमांडर्स फ्लाइट 007 को रोकने के लिए फाइटर जेट्स को रवाना कर देते हैं। वो इसका पीछा करते हुए तेजी से फ्लाइट के करीब पहुंचने लगते हैं और इधर कोरियन एयरप्लेन्स के कॉकपिट में पायलट्स अपने साथियों के साथ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने में बिजी थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फ्लाइट 007 अब ओख्टॉस्क सागर के ऊपर फ्लाई करता हुआ सीधे सखैलिन आइलैंड की तरफ बढ़ने लगता है, जो सोवियत यूनियन का एक और सेंसिटिव एरिया था। इधर सुखोई Su-15 फाइटर प्लेन में बैठकर मेजर गैनेडी ओसिपोविच भी उनका पीछा करते हैं। जब वो फ्लाइट 007 को अपने सेंसिटिव एरिया की तरफ बढ़ते देखते हैं तो वो प्लेन के नीचे चले जाते हैं, इस होप के साथ कि शायद फ्लाइट क्रू उन्हें देख लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि जब गैनेडी ओसिपोविच प्लेन के और करीब आते हैं तब एक बहुत ही अजीब इत्तेफाक होता है। असल में पायलट्स फ्यूल बचाने के लिए हायर एल्टीट्यूड पर जाने की सोचते हैं और टोक्यो सेंटर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि फ्लाइट को 35,000 फीट पर क्लाइंब करने की परमिशन दी जाए। इसके बाद टोक्यो सेंटर इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और प्लेन ऊंचाई पर जाने लगता है। इधर प्लेन को ऊपर जाता देख सोवियत ऑफिशियल्स को लगता है प्लेन खतरे से आगाह हो गया है और उनसे बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो ओसिपोविच को कमांड देते हैं कि वो जल्दी से टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दें। इसके बाद वो इस पैसेंजर प्लेन पर 2 एयर टू एयर मिसाइल्स फायर करते हैं। मिसाइल्स को फ्लाइट 007 के करीब पहुंचने में लगभग 15 सेकंड्स का समय लगता है और इसके 50 मीटर जितनी दूरी पर पहुंचकर वो ब्लास्ट हो जाता है। मिसाइल के अंदर मौजूद शार्पनर फ्लाइट 007 के फ्यूल एज में होल क्रिएट कर देता है, जिससे प्लेन के अंदर रैपिड डीकंप्रेशन होने लगता है और हाइड्रोलिक लाइंस भी कट जाती है। इसके बाद प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच फ्लाइट इंजीनियर कंफर्म करते हैं कि प्लेन के इंजन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, यानी प्रॉब्लम इंजन में नहीं है, किसी और जगह है। प्लेन में मौजूद किसी को भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। इवन पायलट व बाकी के क्रू मेंबर्स भी हैरान रहते हैं कि अभी स्मूथली रन हो रहे प्लेन में आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कैबिन में प्रेशर की कमी होने लगी। कुछ ही सेकंड्स में ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो जाता है और पैसेंजर सहित कॉकपिट में मौजूद पायलट्स भी इसे जल्दी से पहन लेते हैं। इसके कुछ सेकंड्स बाद फर्स्ट पायलट टोक्यो ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना भेजते हैं कि वो प्लेन के अंदर बहुत ही ज्यादा डीकंप्रेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अटैक के बाद प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है और हर तरफ से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। इधर पायलट्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे होते हैं, लेकिन 6 मिनट स्पाइरल घूमते हुए फ्लाइट 007 मोनेरोन आइलैंड के लगभग 4 से 5 माइल्स दूर जापान के समुद्र में गिर जाता है। और इसी के साथ ही प्लेन में मौजूद सभी 269 लोगों की जान चली जाती है। दूसरी तरफ सोवियत फाइटर पायलट मेजर गैनेडी ओसिपोविच ये सोचकर सेटिस्फाइड होते हुए लौट जाते हैं कि उन्होंने दुश्मनों को मारकर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। मगर अगली सुबह पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि सोवियत यूनियन ने एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट कोरियन फ्लाइट 007 को मार गिराया है। यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन
यानी कि ICAO इस हादसे की जांच शुरू करता है, लेकिन कम इंफॉर्मेशन के साथ वो एंड में एक टेम्पररी रिपोर्ट ही तैयार कर पाता है। ऐसे में ये एक बड़ा राज बन जाता है कि आखिर ये प्लेन अपने रूट से इतना दूर कैसे पहुंचा। ICAO ने इसके लिए 2 थियरीज दी थी और इन दोनों के मुताबिक प्लेन के नेविगेशन सिस्टम में ह्यूमन एरर शामिल था। पहली थियरी के मुताबिक ऑटो पायलट हेडिंग मोड पर सेट किया गया था, जबकि इसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी कि INS पर होना चाहिए था, और हम आपको ये वीडियो में पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं। दूसरी थियरी ये थी कि मे बी पायलट ने रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स एंटर कर दिए हों, जिसकी वजह से प्लेन अपने रूट से भटककर सोवियत एयर स्पेस में एंटर कर गया। अब इन दोनों में से कौन सी थियरी सही है और कौन सी गलत, इस पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इन सब में इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अगर सोवियत कमांडर्स चाहते तो इस अटैक को रोक सकते थे, क्योंकि पैसेंजर प्लेन्स में कई सारी लाइट्स लगी होती हैं जो इनके विंग्स और टेल फिन पर फ्लैश करती रहती हैं, जबकि एक जासूस प्लेन में ये लाइट्स कभी नहीं जलती, क्योंकि वो बिना किसी की नजर में आए छुपकर अपना मिशन पूरा करता है। अब सोवियत कमांडर का कहना है कि अंधेरे में वो प्लेन के कलर या टेक्स्ट को ठीक से देख नहीं सकते थे, ना ही पहचान सकते थे कि ये पैसेंजर प्लेन है या बाय प्लेन, लेकिन उन्हें ये लाइट्स तो जरूर नजर आई होंगी ना। तो क्या इस फैक्ट को जानबूझकर इग्नोर किया गया था? कमांडर्स का कहना था कि उन्होंने वही किया जिसके उन्हें ऑर्डर्स मिले थे। इवन ये तक कहा गया कि अगर ये प्लेन सोवियत एरोस्पेस से बाहर भी निकल जाता तब भी उन्हें उसे शूट करने के ऑर्डर्स थे। ऐसे में बहुत से लोगों का मानना है कि सोवियत यूनियन ने जानबूझकर फ्लाइट 007 को अपना निशाना बनाया, शायद अमेरिका के साथ दुश्मनी की वजह से, या फिर शायद दुनिया में अपना खौफ पैदा करने के लिए। तो ये थी कोरियन एयरलाइन फ्लाइट 007 की वो कहानी जिसे आज भी एविएशन हिस्ट्री के सबसे भयानक इंसिडेंट्स में से एक माना जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलते हैं एक और कमाल की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।